नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों का हल निकालेंगे। पहली सूचना झटपट और नटखट कहानी के अंश पढ़े 1 से 3 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें। नटखट ने रोते रोते हुए कहा, तुम घर जाकर माँ से मेरी शिकायत करोगे? अगर ना करो तो जो कहो। नटखट का रोना बंद हो गया। मुझे कागज की नाव बनाना नहीं आता, तुम सिखा दोगे? हाँ, उसमें क्या है? नटखट खुश होकर बोला, पर मुझे तैरना नहीं आता, तुम सिखा दोगे? हाँ, उसमें क्या है? तो इसका पहला सवाल है, नमूने के अनुसार लिखे। नटखट रोता है। उस वाक्य को नटखट रो रहा है बदलकर लिखा है। माँ सुनती है, उसे आपको लिखना है माँ सुन रही है। माँ सुन रही है। तो इसका उत्तर रहेगा यानी सुनती को आपको बदलना होगा सुन रही हैं। ओके, दूसरा सवाल है, कागज की नाव बनाना कौन सिखाएगा? तो इस अनुच्छेद से हमें पता चलता है कि कागज का नाव बनाना किसे आता है? किसे आता है? नटखट को आता है। तो कौन सिखाएगा? नटखट ही सिखा पाएगा। किसको? झटखट को। ओके, तीसरा सवाल है, नटखट ने अपने अनुभव बताते हुए मित्र के नाम पर पत्र लिखा। नटखट का पत्र कल्पना करके लिखें। ये 4 अंक का सवाल है, तो इसके लिए आपको पहले पत्र का प्रारूप यानी उसका पत्र का स्थान लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको दिनांक लिखना है। ये सभी राइट साइड पे होंगे, तो लेफ्ट साइड पे आके आप लोग सैल्यूटेशन लिखेंगे, प्रिय मित्र। उसके बाद एक कोमा डालेंगे, तो नेक्स्ट लाइन पे आकर बीच में से आप शुरुआत करेंगे, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? इन सब बातों को आप लोग पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। तो दूसरे पैराग्राफ में आप क्या कहेंगे? मैं तुम्हें ये पत्र एक खास बात बताने के लिए लिख रहा हूँ। तुम्हें पता है नटखट आज क्या हुआ? मैं तो नदी में पाँव फिसल कर फैल गई थी और नदी के धारा के साथ में भी बहते बहते जा रहे थे। तभी झटपट ने देख लिया। भैया नहीं देखा होता तो मैं आज स्वर्गवास हो जाता। क्या कहूँ, पहले बार मुझे लगा कि मुझे माँ और भैया का बात सुनना है। उन दोनों के बात नहीं सुनेंगे तो आगे भी मेरे जीवन में खतरा है। प्रिय मित्र, तुम भी याद रखना, कभी भी अपने बड़ों का आदर करना मत भूलना। उनका कहना हमें हमेशा मानना चाहिए। तो ये सब थे मेरे बातें। इतना कहकर आप क्या कर सकते हैं? इस खत को कंक्लूड कर सकते हो अंतिम पैराग्राफ को के रूप में। मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, छोटों को मेरा प्यार देना, वापसी पत्र की प्रतीक्षा में, वैसे लिखकर आप तीसरा पैराग्राफ या तीसरा अनुच्छेद इसमें ख़त्म कर सकते हो। और अंत में आपको सैल्यूटेशन लिखना है, तुम्हारा प्रिय मित्र। हस्ताक्षर के स्थान पर नटखट नाम लिखकर हस्ताक्षर डाल सकते हो और अंत में नटखट नाम लिखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप नाम और पता लिखकर छोटा सा बॉक्स खींचेंगे। पूरे पत्र को भी एक बॉक्स में डालेंगे। ओके, उसका एक क्वेश्चन था, वो एक कहानी की इस घटना के आधार पर पटकथा का दृश्य लिखें। आप लोग तो जानते ही हैं, पटकथा लिखने के लिए हमें पहले दृश्य विधान बताना है। यानी नदी में बहते नटखट को बचाने के बाद नटखट और झटपट के बीच का वार्तालाप या बातचीत, दृश्य विवरण वही है। तो हो गया पात्र 2 ही पात्र आते हो, एक तो नटखट, दूसरा तो झटपट। उनका आयु वो तो तुम्हें पता ही है। और क्या है, उसका यूनिफॉर्म है दोनों, यानी स्कूल से वापस आ रहे हैं तो वेशभूषा यूनिफॉर्म रहेगा, और शाम को वापस आ रहे हो तभी तो समय क्या है, 3:30 बजे या 4 बजे लिख सकते हो।
और दोनों के बीच में आपस में बातचीत भी लिखना है, तभी आपको पूरा 4 अंक मिलेगा। दूसरी सूचना है, गांधी जी की घड़ी चोरी चली गई। इस लेख का अंश पढ़कर 4 और 5 के उत्तर लिखें। अंश कुछ इस प्रकार है। आखिर माउंटबेटन ने पूछा कि क्या बात है। गांधी जी बोले, इस कूलर को प्लीज बंद कर दीजिए, मुझे सर्दी लग रही है। इस तरह अपनी शान दिखाने का पहला मौका वायसराय ने से छीन गया। खैर, बातें होती रही, लेकिन गांधी जी ने कोई खास रुचि नहीं ली। 14 सवाल है, मुझ में निहित सर्वनाम कौन सा है? मुझे में निहित सर्वनाम कौन सा है? यानी मुझे को देखने से ही आपको पता लगता है कि उसमें कोई क्या है, परसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा हुआ है ना? तब तो वो किसका ही रहेगा? को का ही रहेगा। मैं प्लस को, इसमें सर्वनाम ही सिर्फ पूछा है, तब तो हम क्या कहेंगे? उसका सर्वनाम में है। और 5वां सवाल, उपर्युक्त संदर्भ के आधार पर गांधी जी और माउंटबेटन के बीच की संभावित बातचीत लिखे। तो संदर्भ आपको बताने की बातचीत है, वार्तालाप है, तब तो क्या है, आपको आपस में माउंटबेटन और गांधी जी के बातों को लेकर करना है। जैसे कि माउंटबेटन गांधी जी को या गांधी जी की जो अनमनेपन को देखकर माउंटबेटन को देख क्या बात है, तो गांधी जी की और डोर का, इस कूलर को जरा बंद कर दीजिए, मुझे ठंड लग रही है। तो माउंटबेटन, क्या हुआ? तब तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, गांधी जी का कहना है। तब वाइसरॉय परिचारकों से कहते हैं, इस कूलर को जरा बंद करो। तो माउंटबेटन मन ही मन होते हैं, खैर बातें तो होते ही रहेंगे, आगे आगे उनका दिल जीत लेंगे। लेकिन गांधी जी जो हैं बिल्कुल नापसंद रूप से इन सब बातों को सुन रहे थे। वैसे लिखकर आप क्या कर सकते हैं, इन सब बात को पूर्ण कर सकते हैं। और अगला सूचना है, कब तक? कविता की पंक्तियां पढ़े और 6 से 8 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें। कब तक कविता की पंक्तियां हैं। कब तक जोहते रहोगे अपनी पहचान जानने के लिए दूसरों का मुँह, और कब तक आसरे में रहोगे कि कोई आए और तुम्हारे लिए लड़े। कब तक कविता किसकी रचना है? ए जहां चैया जैसा सवाल है। वंदना टेटे की कविता है कब तक। समान आशय वाली पंक्तियां चुनकर लिखे। ऐसे प्रतीक्षा मत करो कि तुम्हारे लिए संघर्ष करने कोई आएगा। कब तक जोहते रहोगे अपनी पहचान जानने के लिए दूसरों का मुँह। वो 3 लाइन आपको लिखना है। कवि और कविता का परिचय देते हुए इन पंक्तियों का आशय लिखे। पहले के पैराग्राफ में आपको कवि के बारे में बताना है। आधुनिक हिंदी कवि के प्रमुख कवि है वंदना टेटे। उनकी कविता है कब तक। इसमें अपना पहचान खुद बनाने का संदेश देते हुए एक कविता लिखा गया है। इस तरह कहकर आप क्या कर सकते हैं, पहले पैराग्राफ को अंत कर सकते हो और दूसरे पैराग्राफ में जैसे कि ऐसी प्रतीक्षा मत करो कि तुम्हारे लिए कोई संघर्ष करने के लिए आएगा। कब तक दूसरों के आश्रय में रहोगे, कोई आए कि वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे और तुम्हारे किस्मत को बदलेंगे। ये आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। कविता की भाषा बहुत साधारण सी भाषा है, मगर फिर भी उसमें तीखे व्यंग्य के साथ खुद को, हर एक व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की बात रखने की बात इसमें कवि ने कहा है। और साथ में ये भी बताना है कि इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया है वो बिल्कुल कविता के अनुकूल हैं और कविता बहुत ही प्रासंगिक भी है। इतना कहने पर कविता का आशय जो है पूरा हो जाएंगे, आपको 4 अंक मिल जाएगा। और अगला सूचना है, राजा और विद्रोही नाटक का ए अंश पढ़े और 9 से 11 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें। सेनापति, आज मेरे पास कोई अधिकार नहीं है महाराज। राजा, न्यायाधीश, ऐसे बदमाशों को तुम सजा क्यों नहीं देते?
न्यायाधीश, इसलिए कि न्याय इन्हीं के हाथ में है और इनके साथ पूरी सेना भी है। आप भी अब खामोश रहिए, राज मुकुट उतार दीजिए, जनता की भीड़ में मिल जाइए। नवा सवाल है, किसने राजा से मुकुट उतारने को कहा? किसने राजा से मुकुट उतारने को कहा था? न्यायाधीश। सिर्फ आपको वही लिखना है। 10वां सवाल है, न्यायाधीश जनता को सजा क्यों नहीं देता है? न्यायाधीश के शब्दों में ही है, न्याय जनता के पास है और राजा जो है यहाँ पे अन्याय कर रहे हैं, इसलिए न्यायाधीश जनता को सजा नहीं दे पा रहे हैं। इतना कहकर आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएंगे। 11वां सवाल है, संकेतों की मदद से राजा के चरित्र पर टिप्पणी लिखें। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, ये राजा और विद्रोही नाटक रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिसका मुख्य पात्र है राजा। अपने शक्ति पर घमंड करने वाला है, जो सभी जनता से और दूसरों से यह बात कहता है कि उनका कहना पूरी तरह से मानना होगा। और चापलूसी पसंद करने वाले हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं सोचता कि वो हक के या सत्य के या न्याय के पक्ष में खड़े हो क्या नहीं, ये भी नहीं सोचते। युद्ध के तत्पर रहने वाले हैं, यानी सैनिक बेकार बैठे हैं, ये समझकर सैनिकों से किसी शत्रु को ढूंढ निकाल कर उनसे युद्ध करने के लिए कहते हैं। वो बदलाव को स्वीकार करने वाले हैं। ये पॉइंट के लिए आप बता सकते हैं कि राजा से जब राज मुकुट को छीना गया, हेम से उन्होंने सबसे पहला कहा था कि यानी जो राजचारण के पद पर जो आसीन है ना, उस पद को मिटा दो। और इस प्रकार वो बदलाव को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार रहने वाले एक व्यक्ति हैं। इसके लिए अथवा क्वेश्चन था, सही मिलान करे। राजचारण क्या करते हैं? राजा की चापलूसी करता है। राजेन ने जितेन को अपना मंत्री बनाया। हेम राजा के प्रति विद्रोह का नेतृत्व करता है। जनता हेम के पक्ष में है। ये सब बात लिखने का आपको 4 अंक मिल जाएंगे। अगली सूचना है, बोनसाई कविता की पंक्तियां पढ़े। 12वां और 13वां के उत्तर लिखें। तुमने आंगन से खोदकर मुझे लगा दिया सुंदर गमले में, फिर सजा लिया घर के ड्राइंग रूम में। हर आने जाने वाला बड़ी हसरत से देखता है और धीरे धीरे मैं बोनसाई में तब्दील हो गई। यहाँ परिवर्तित शब्द के अर्थ में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है तब्दील। धीरे धीरे मैं बोनसाई में तब्दील हो गई से आपने क्या समझा? ये 13वां सवाल है। 2 अंक मिलते हैं आपको इसके लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वातावरण बदल जाता है तो किसी भी चीज का या वस्तु का पूरी तरह से विकास होना या विकास में क्या है, बाधा आ जाएगा। बाधा आ जाने पर हर व्यक्ति को या पौधे को या उसका पूर्ण विकास नहीं होता। तब वो कैसा है? एक बोनसाई के रूप में, यानी संपूर्ण विकास न होने वाले एक मूल्य के रूप में बन जाएगा। यही उत्तर लिखना है आपको। घर पेट तारे की याद, लोक कथा का ये अंश पढ़े। 14 और 15वां का उत्तर लिखें। तभी दरवाजा खुला, एक लड़का और लड़की अंदर आए और उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा। बच्चों पास आओ, उस बूढ़े आदमी ने कहा, आज रात हमारे साथ रहो। हमारे बच्चे अगर हमारे पास होते तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे सुंदर होते। कहते कहते उसके आंसू आ गए। 14वां सवाल है, विशेषण शब्द चुनकर लिखें। दरवाजा यानी डोर, लड़का आनकुटी, बूढ़े प्रायमाया, आंसू कण्णनीर।
അപ്പൊ അതില് ഏതാണ് വിശേഷണമായിട്ട് വരിക? ബൂഡേ, ബൂഡേ ആദ്മി ने कहा എന്നാണ്. അപ്പൊ ബൂഡയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. सालों के बाद बच्चों की वापसी से पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी के उस दिन की डायरी लिखे। तो आप जानते हैं कि डायरी लिखने की प्रथा क्या है। आपको राइट साइड पे आप क्या है, दिनांक लिखेंगे, यानी ഡേറ്റ് എഴുതും. അതിന് താഴെയായിട്ട് ദിൻ, ദിവസം ഏതാണെന്ന് എഴുതും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, पिताजी तो बहुत खुश हैं, आज मेरे लिए तो ये बहुत खास दिन है. वैसे आप डायरी का शुरुआत करेंगे कि क्या है, मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को आगे कभी भी नहीं मिलेंगी, मगर अचानक जब मेरे ही बच्चे मेरे सामने आ गए, मेरे जीवन का जीना संपूर्ण हो गया. ऐसे लिखकर आप डायरी लिख सकते हैं. कई बच्चे आज युद्ध के शिकार हैं. संकेतों की मदद से लड़ाई की किसी समस्या का समाधान नहीं विषय पर लिख लेंगे. तब आप क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग दे सकते हो, लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है. लड़ाई किसी व्यक्ति से की जाए या किसी दूसरे देश से, वो समस्या या दुख ही उत्पन्न होती है. तो लड़ाई से अशांतिपूर्ण जीवन हर दोनों भागों को चेतना पड़ता है. यानी उनको चैन नहीं होता, या उनके जीवन में कभी ये विश्वास नहीं रहता कि हम लोग सुरक्षित हैं. बुनियादी सुविधाओं का नाश, यानी उस पॉइंट को लेकर आप बता सकते हो कि बुनियादी आवश्यकता जो है हमारे लिए सबसे पहले खाने की आवश्यकता है. कृषि सब उद्योगों का नाश होते हैं इन युद्धों की वजह से. तब तो पूरी तरह से खाना मिलना तो क्या है, मुश्किल की बात है. और उसके बाद हमें क्या चाहिए, अपना घर चाहिए. तो युद्ध के दौरान इन घर सब मिट जाते हैं और अपने ही घर को छोड़कर उन्हें भागना पड़ते हैं. बीमारियों का फैलाव, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोग जब एक साथ होकर जीना शुरू करते हैं तो बीमारियां जल्दी फैल जाएंगी. ऐसे लग कर सकते हैं. इसका राजा और विद्रोही नाटक का ये अंश पढ़े और 16 और 18 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे. हेम, राजैन कहता है हम राजा बनेंगे. वो खुद को सबसे बलवान मानता है, मगर मैं ऐसा नहीं समझता. मती, ये सिर्फ खेल हैं. राजैन के राजा बनने में खर्च क्या है, बाद में तुम्हारे भी राजा बनने की बारी आएंगे. 16वां प्रश्न है, कौन अपने को सबसे बलवान मानता है? सबसे बलवान मानने वाले कौन हैं? राजेन है सही सहाय उत्तर. वाक्यों को आगे बढ़ाए, यानी शब्द पिरामिड है. राजेन राजा का अभिनय करता है. पहला वाक्य रहेगा, नाटक में राजेन राजा का अभिनय करता है. 18वां सवाल है, मार्च 27 विश्व थिएटर दिवस है. इस अवसर पर आपके विद्यालय में हिंदी क्लब के नेतृत्व में राजा और विद्रोही नाटक का मंचन होने वाला है. इसके लिए पोस्टर तैयार करें. तो आप क्या कर सकते हो, राजा और विद्रोही नाटक हेडिंग में दे सकते हो, और विश्व मार्च 27 को विश्व थिएटर दिवस पर समय, देन कहाँ पर स्थान लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, किसके नेतृत्व में है, अवतरण हिंदी क्लब के द्वारा. इतना कहकर आप क्या कर सकते हो, उस पोस्टर को बंद कर सकते हो.